नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंटर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। आइए आपको सीधा ले चलते लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। मालूम था कि इतना निवेश आ सकता है। मुझे याद है जब पहले इन्वेस्टर समिट की चर्चा हुई थी, मैंने महाना जी से कहा, मैंने कहा महाना जी कुछ इन्वेस्टमेंट की भी कुछ अब बात हो। उन्होंने कहा नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा लेकिन क्या? उन्होंने कहा 20,000 करोड़ रुपए का निवेश कराएंगे। मैंने कहा 20,000 उत्तर प्रदेश के लिए, हमारी आबादी कितनी है? उन्होंने कहा अभी माहौल नहीं है, हम कुछ रोड शो करते हैं, एक रोड शो में अगर आप चलेंगे तो और अच्छा होगा। ये लोग गए और 3-4 जगह गए तो 20,000 करोड़ तो खैर लेके आए। और जब एक बार मुंबई में हम लोग गए तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का केवल वहीं से आ गया था निवेश। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जिस भी उद्योगपति से हम बोलते थे और कहते थे साहब आज हम उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, लेकिन हमने 10 साल पहले संकल्प लिया था, 5 साल पहले संकल्प लिया था उत्तर प्रदेश में कभी नहीं जाएंगे। आज हम जाना चाहते हैं क्योंकि आज वहां पे निवेश अनुकूल वातावरण है, विभाग सहयोग कर रहा है, सरकार सहयोग करने को तैयार है, सकारात्मक वातावरण है, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है। हम लोग प्रदेश में करेंगे। और भाइयों बहनों, केवल निवेश ही तक सीमित नहीं हुआ, ये लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश मात्र निवेश नहीं है, इसके पीछे 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी दिया गया है। 1.5 करोड़ नौजवानों रोजगार आज अपनी ऊर्जा अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लगा रहा है। और दुनिया देश के अंदर अगर बेरोजगारी के रेट को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद बेरोजगारी के रेट में सबसे नीचे है। तो उसके पीछे निवेश उसका मुख्य कारण है। और एमएसएमई सेक्टर में जो कार्य हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप जो लोगों को स्वतः रोजगार वहां उपलब्ध हुआ है, ये भी उसके पीछे कारण है। इन मुद्दों पर अगर हम चर्चा करके आगे बढ़ाने का कार्य करें, 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी लगी। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई भाषावाद नहीं, कोई किसी प्रकार का वाद नहीं। योग्यता के आधार पर हर व्यक्ति को हर गांव से कम 1, 2, 3, 4, 5, 10 बागपत के एक गांव का बड़ा गांव था। जब लोकसभा चुनाव के पहले में वहां गया था, 27 नौजवान वहां एक साथ यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। ये चीजें दिखाती हैं सरकार की व्यवस्था पूरी पारदर्शी है। तब लोकसभा चुनाव के पहले वहां पर मैं गया था, मैंने वहां के युवाओं के उत्साह को देखा था। लोगों ने कहा लोकसभा चुनाव में क्या होगा? मैंने कहा ये युवा है, ये लोकसभा चुनाव के परिणाम को तारा है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की बागपत की सीट अवश्य जीतेगी, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। और भाइयों बहनों, वहां के युवाओं ने वही करके दिखाया। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें कार्य नहीं हुआ? कृषि के क्षेत्र में प्रोक्योरमेंट का रहा हो, या फिर किसानों को मिलने वाली सुविधा का लाभ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं, बाणसागर की परियोजना रही हो, सरयू नहर परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाएं दशकों से लंबित थी, कोई पुरसा हल नहीं। भारत सरकार कहती थी अपना हमारे हिस्से का पैसा लीजिए, आप अपने हिस्से का पैसा लगाइए, इन योजनाओं को पूरा करिए, लेकिन उतना ही कार्य होता था जितने में उनका उल्लू सीधा होता था। और भाइयों बहनों, इस वर्ष के अंत तक हम लोग यानी आजादी के बाद 70 वर्षों में जितनी कृषि सिंचाई के लिए कार्य नहीं हुआ, मात्र 4 वर्ष में भारत सरकार के सहयोग से उससे ज्यादा सिंचाई की उन कार्य योजनाओं को हम बढ़ा रहे हैं। यानी लगभग 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन की सुविधा हम प्रदेश के अंदर विकसित करने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य कृषि के फील्ड में होने जा रहा है। किसान को सिंचाई के लिए जल मिल जाए, उसकी आमदनी बढ़ती है, उसके लिए संभावनाएं बढ़ाती है, आगे की ढेर सारी संभावनाएं बढ़ाती है। कोई सोचता था कि हर घर नल योजना के माध्यम से हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेंगे हर गांव में? बुंदेलखंड और बिंदु क्षेत्र के हर गांव में कार्य प्रारंभ हो चुका है।
हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक इन दोनों क्षेत्रों में ज्यादातर गांवों में हम पाइप पेयजल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर सकें। लेकिन साथ साथ दिसंबर तक लक्ष्य तय किया है कि इसके अतिरिक्त 50,000 और राजस्व गांवों में पेयजल की स्कीम को बना करके लागू करके उस पर कार्य प्रारंभ कर देना है। 50,000 गांवों में। कोई सोचता था आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक कुल 2% लोगों के पास पाइप पेयजल की स्कीम थी यूपी में। आज हम बढ़ा करके उसे लगभग 18% तक पहुंचाए हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम इसको 30% तक अभी पहले चरण में लेकर के जाएंगे। और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि हर घर नल, उस योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, यानी शुद्ध पेयजल का मतलब आधी से अधिक बीमारियों को समाधान हो जाना और उस बीमारी का खर्चा उसका बचा लेना। अभूतपूर्व कार्य। इन कार्यों के बारे में कौन बोलेगा? हर योजना आपकी एक ब्रांडिंग होनी चाहिए, हर योजना आपके माध्यम से जानी चाहिए और हर योजना के बारे में बताया जाना चाहिए। एमएसपी का लाभ, लागत का 1.5 गुना दाम किसान को पहली बार मिला है। एमएसपी हम मानते हैं 1967 में घोषित हुई थी, लेकिन किसान को मिलता क्या था? एमएसपी घोषित करने से एमएसपी नहीं मिल जाती। जब आप प्रोक्योर करेंगे और फिर किसान को डीबीटी के माध्यम से पैसा देंगे तो उसका लाभ मिलेगा। ये कार्रवाई 2017 के बाद से प्रारंभ हुई और गन्ना किसानों के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का अब तक भुगतान हुआ है। और भाइयों बहनों, किसानों से संबंधित, गन्ना किसानों से संबंधित जितने भी उनके मामले थे, एक एक करके उसका समाधान करते हुए, एक समय था जब प्रदेश के अंदर चीनी मिलें बंद हो जाएंगी, आज हुई तब बंद हुई, इस प्रकार की चर्चा चलती थी। आज चीनी मिलें बंद नहीं होंगी, बल्कि चीनी मिलें नए सिरे से, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई तकनीक के साथ, इथेनॉल प्लांट के साथ अब आती हुई दिखाई दे रही हैं और लोगों में एक नया विश्वास उसके माध्यम से जगा है। प्रदेश का किसान एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। हम इस पर अगर चर्चा करके बोलेंगे कि पहली बार हुआ 74, इस करंट सीजन का भी 74% गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। कभी नहीं हुआ था। आप 10 वर्षों के डाटा निकाल कर देखिए, 2017 के पहले के 10 वर्षों को उठा करके देखिए, आपको लगेगा कि नहीं, कभी नहीं मिलता था, लेकिन इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान में परंपरागत जो हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, उनकी ट्रेनिंग, उनको टूल किट उपलब्ध करवाना, उनको बैंकों के साथ जोड़ना। कौन ऐसा गांव है भारत का जिसको गांधी जी कहते थे, ग्राम स्वराज की जिस बात को कहते थे, ये ग्राम स्वराज की परिकल्पना हमारे गांवों में चरितार्थ होती थी, जहां गांव में हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित होकर के अपनी पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। विश्वकर्मा श्रम सम्मान उसका एक उदाहरण है। हर एक उसको हम लोगों ने ऐसे लगभग 12-15 ट्रेड तय किए हैं और उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाना, फिर उनके लिए बैंक लोन की व्यवस्था करना, शासन से उन्हें सब्सिडी उपलब्ध करवाना, उन्हें एक निश्चित सीमा तक आगे बढ़ाने का कार्य। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य चल रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा हो, उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन करने की व्यवस्था, नए विश्वविद्यालयों को खोलने की व्यवस्था, एक समान पाठ्यक्रम हम प्रदेश के अंदर बना करके लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने युवाओं को तैयार कर सके। आवश्यकता पड़ने तो अभ्युदय कोचिंग की संस्थाओं के माध्यम से अपने युवाओं को अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी मंच दे सके। टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में भी भूतपूर्व कार्य। आजादी के बाद से लेकर 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर खुल पाए थे और 2017 से 20 के बीच में वर्तमान में हम 30 नए
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य कर रहे हैं। ये अपने आप में आपके सामने एक नया, यानी आज 70 वर्षों में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 4 वर्ष में 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर वर्तमान में बन रहे हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें कार्य न हुआ हो, और उसी में भारत की आस्था, जिस आस्था के प्रति हम लोगों का सड़कों से लेकर के निरंतर संघर्ष चलता था। केशव जी अभी बोल ही रहे थे, काशी विश्वनाथ धाम हो, ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा वृंदावन और वहां स्थित 7 तीर्थों के विकास का हो, मां विंध्यवासिनी धाम के विकास का हो, या चित्रकूट धाम का, नेमिष या सुख तीर्थ के विकास का हो, या शाकंभरी देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र के विकास का, या फिर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित विवाद का सफलतापूर्वक पटाक्षेप होने के बाद भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को और एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने अपनी पुरातन और रामायण कालीन परंपरा के साथ आधुनिकता के भरपूर नई अयोध्या के रूप में उस रोड मैप को आगे बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार निरंतर केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हम सबका दायित्व बनता है ये कार्यक्रम आगे बढ़े। आज उस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास हुए हैं। प्रयागराज कुंभ सबके सामने है, और केवल एक आयोजन नहीं था हमारे लिए, राज्य की ब्रांडिंग भी थी। उसका असर हर एक फील्ड में पड़ा, राज्य के पर्यटन पर पड़ा, राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर पड़ा, प्रदेश के परसेप्शन पर पड़ा, लोगों की जो धारणा यूपी के बारे में थी उस पर पड़ा। और आज यही तो कह रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश 2016 में 14वें नंबर पर था। 2017 में प्रारंभिक दिनों में जो कार्य हुए उसके कारण 12वें स्थान पर आया, और पिछले 2 वर्ष की यानी 2019 की रैंकिंग है ये, जिसमें हम दूसरे नंबर पर हैं। और अभी जो कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा प्रयास है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पर भी आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही यहां की प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाना। क्या किया है आजादी के बाद आने वाली इन सरकारों ने? ये विपक्षी दल जो आज चिल्लाते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आजादी के बाद इन लोगों ने क्या किया। 1947 में जब देश आजाद हुआ था और 1950 में जब उत्तर प्रदेश का गठन होता है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से अधिक थी। राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से अधिक उत्तर प्रदेश की आय थी। लेकिन भाइयों बहनों, 1950 से लेकर के 2017 तक आते आते उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 रह गई थी। 4 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए, एक सामूहिक प्रयास जो प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अब नेशनल एवरेज से थोड़ी ही कम है, और नेशनल एवरेज को भी हम आने वाले समय में अचीव कर सकें। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। जितनी योजनाएं आवास की, विद्युत की, शौचालय की, या फिर रसोई गैस की, या रोजगार की, ये प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि का भी एक कारक बनता है, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन लाने का एक माध्यम बनता है। और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने इस क्षेत्र में एक नए कार्यक्रम को नए तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उस दिशा में प्रयास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कार्रवाई, कनेक्टिविटी की कार्रवाई, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की कार्रवाई, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार और परिवर्तन करने की कार्रवाई, श्रम क्षेत्र में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा के कवर की कार्रवाई, ये सभी उसी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। नारी गरिमा और उसकी सुरक्षा हर हाल में होनी चाहिए, हर हाल में हो।
कन्या सुमंगला योजना या सामूहिक विवाह की योजना उसी का हिस्सा है। कन्या सुमंगला योजना, कन्या के पैदा होते ही उसका रजिस्ट्रेशन करवाना और रजिस्ट्रेशन के साथ ही उस बालिका के नाम पे पैसा चला जाना। बालिका 1 वर्ष की होगी, टीकाकरण से आच्छादित होने के साथ उसके नाम पे फिर धनराशि जाएगी। बालिका 5 साल की हुई, स्कूल में भर्ती कराया, उसके नाम पर एक निश्चित धनराशि चली जाएगी। बालिका 6ठी क्लास में गई, उसके नाम पे फिर धनराशि। 9वीं क्लास में गई, फिर बालिका के नाम पे धनराशि। बालिका ने उसके बाद कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स या फिर आगे की पढ़ाई के लिए किया, फिर राशि। यानी एक बालिका को जन्म से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा के लिए 15,000 की राशि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। और वह कन्या शादी योग्य होगी तो 51,000 रुपए की राशि राज्य सरकार उन कन्याओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, कन्या धन लक्ष्मी है, लक्ष्मी की प्रतीक है। जब उसके नाम पर हर बार राशि जाती है, पैसे जाती है, तो वह लक्ष्मी को चरितार्थ करती हुई दिखाई देती है। और यही तो कार्य राज्य सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर कर रही है। ये सभी कार्यक्रम उसी के हिस्से हैं। विगत 4 वर्ष के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र के लगभग सभी संकल्पों को पूरा करने में सरकार ने सफलता प्राप्त की और हर एक विभाग ने बढ़ चढ़ करके उसी संकल्प पत्र को ध्यान में रख करके अपनी कार्य योजना बनाई, फिर उसे लागू किया, निरंतर फॉलोअप करके आज उसको सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। और हम लोग निरंतर उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कार्यक्रम भी हुए, प्रयास करने पड़े। आज हम प्रदेश के अंदर विकास कराने में कुछ सफल हो रहे हैं। कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश के अंदर कुछ कार्य हो रहे हैं। जीवन भी और जीविका को बचाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त मिल रही है। इसके लिए हमें प्रदेश के राजस्व को भी बढ़ाना पड़ा, प्रदेश के बजट को भी बढ़ाना पड़ा। प्रदेश के अंदर जहां जहां भ्रष्टाचार था उस लीकेजेज को रोकना पड़ा, सख्ती करनी पड़ी। तो स्वाभाविक रूप से जिन पे सख्ती हुई होगी वे हमें अपना मित्र तो नहीं मानेंगे। जिनके लूट के तंत्र को हमने ध्वस्त किया, जिनके उस आर्थिक साम्राज्य को जो अनैतिक तरीके से अर्जित किया गया था, वे हमारे शुभचिंतक तो नहीं होंगे। वो माफिया तंत्र जो प्रदेश की संत सत्ता का सहभागी बनकर के प्रदेश के आम नागरिक को, व्यापारी को, एक सामान्य नागरिक के जीवन को जीना हराम कर रहा था, आज सरकार की नीतियों के कारण उस माफिया प्रवृत्ति के तत्वों का जीना हराम हो रहा है। यह अपने आप में एक नया मानक उत्तर प्रदेश ने बनाया है। लगभग 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक हम लोग जब्त किए माफियाज की, और एक कार्रवाई एक निरंतर आगे बढ़ रही है। लेकिन साथ साथ राज्य की आय कहां से बढ़ सकती है, राज्य की उस आय को भी निरंतर बढ़ाने की कार्रवाई हुई। और पहले की तुलना में जितनी आय बढ़ी, बजट का दायरा उतना बढ़ता गया, और बजट का दायरा जितना बढ़ता गया उतना ही योजनाएं भी प्रदेश के अंदर आती हुई दिखाई दी। और आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश हर एक क्षेत्र में, चाहे वह स्मार्ट सिटी योजना हो, आज आप देख रहे होंगे, आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन की योजना हो, हर एक योजना में उत्तर प्रदेश जो पहले 2017 के पहले सबसे पीछे होता था, आज वह देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया। उत्तर प्रदेश आज उसमें अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हर एक क्षेत्र में कार्य जो किए गए हैं, इन उपलब्धियों को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बनाने की दिशा में अगर सार्थक प्रयास हो, जिसको लेकर के पिछले 4 वर्ष के दौरान संगठन ने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन अगले 6-7 महीनों के लिए मिशन मोड में से लेकर के जो कार्य योजना बनी, उन कार्य योजनाओं के साथ जोड़ते हुए अगर हम आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के मन में भाव आएगा कि वास्तव में जो जान रहा है इन फील्डों में ये अपेक्षित सुधार होते हुए दिखाई दिए हैं।
और उन केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से 4-6 महत्वपूर्ण योजनाओं को हमें आगे बढ़ाने की कार्रवाई और पब्लिक से बोलने की उनके मुंह से इसको बुलवाने की आदत करवाना, लाभार्थियों के मुंह से। सामान्यतः हम लोग इस बात को देखते हैं कि कोई लाभार्थी कोई योजना प्राप्त करता है, उसको जानकारी नहीं होती है योजना का नाम, लाभ प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब हम नाम बोलते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिला है, नाम बोल करके कहता हाँ साहब मिल गया। ये आदत डलवाने की है एक व्यवस्था। अगर हम बूथ स्तर पर उस प्रकार की कार्य योजना बना सकेंगे तो वह एक बेहतरीन कार्य हो सकता है। वैक्सीनेशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की कार्रवाई को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। हम लोग जब बूथों में जाएंगे, वैक्सीनेशन बूथ पर जाएंगे या फेयर प्राइस 100 पर जाएंगे, वहां पे जो लाभार्थी आएंगे, अगर केंद्र प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं के हैंडबिल वहां पे एक एक लाभार्थी को बैग के साथ दे दें, वह व्यक्ति उससे जरूर उसको पढ़ेगा, देखेगा क्या है ये, और उसको जुड़ने का एक मध्य कार्यक्रम हमारे पास बनेगा। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद का कार्यक्रम। क्या हम लोग ग्राम पंचायत के जो 7 लाख से अधिक सदस्य चुने गए हैं, इनके साथ संवाद बना पाएंगे? न्याय पंचायत स्तर पर बनाएंगे तो उनके लिए भी आसान होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साधन संपन्न नहीं होंगे। ग्राम प्रधानों से और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों से विकासखंड स्तर पर हम बना सकते हैं। प्रदेश ने यहां पर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। ये कार्यक्रम अगर हमारे निरंतर आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर हमें ध्यान देना होगा। याद रखना, इसमें हमें निरंतर प्रयास करना होगा। जैसे कि यहाँ पे माननीय सुनील जी ने कहा भी कि मतदाता सूची मिशन मोड का हिस्सा है, हम इसको हल्केपन से न लें। होता क्या, हम फॉर्म भरा करके एक बार जमा करके औपचारिकता पूर्ण कर लेते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारा विरोधी पहले से सतर्क है और वह दोनों रणनीति पे काम कर रहा है। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज।